जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का ये चौथा क्लास होगा, जो कि फिजिक्स में 10th क्लास का फिजिक्स पढ़ेंगे। उसमें से पढ़ चुके थे हम लोग प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन क्या, प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन नियम क्या होता है, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण, प्लस में आपतित कण, आपतन बिंदु, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अभिलंब के बारे में पढ़ चुके हैं। प्लस में उसके बाद पारदर्शी माध्यम क्या होता है, अपारदर्शी माध्यम क्या होता है, पारभासी माध्यम क्या होता है। और ये आज ये चौथा क्लास है। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे किरण के बारे में, जो कि किरण पुंज क्या होता है, प्रकाश का किरण पुंज। पूछे प्रकाश का किरण पुंज, किरण पुंज, किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है। और प्रकाश के किरण पुंज, तो प्रकाश किरण पुंज किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। उत्तर होगा प्रकाश की किरणों के, प्रकाश के किरणों, प्रकाश के किरण के, प्रकाश के किरण के समूह को, किरण के समूह को, समूह को, समूह को किरण पुंज कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है, कहा जाता है। तो प्रकाश की किरण के समूह को क्या कहता है, किरण पुंज कहा जाता है। या इसको हम लिख सकते हैं किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, या इसका अथवा बोल सकते हैं, अथवा हो जाएगा। अथवा अगर दूसरा होगा तो क्या होगा, अथवा किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, किरण पुंज, किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज 3 प्रकार होता है। पूछे किरण पुंज कितने प्रकार होता है, किरण पुंज 3 प्रकार होता है। पहला लिखेंगे किरण पुंज, किरण पुंज, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, पहला होता है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण, अभिसारी किरण पुंज। और दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। और तीसरा होता है, तीसरा होता है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। तो पहला बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज, दूसरा को अपसारी किरण पुंज, और तीसरा समांतर किरण पुंज। तो पहले समझते हैं हम अभिसारी किरण पुंज, उसके बाद समझेंगे अपसारी किरण पुंज, उसके बाद समांतर किरण पुंज समझेंगे। तो देखो, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है, उस किरण पुंज को बोलेंगे, उस किरण पुंज को बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। कौन सा बोलेंगे, अगर मान लो यहाँ पर आकर सब किरण मिल रहा है तो इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। और जब प्रकाश किरण एक बिंदु से आगे जाकर फैल जाएगी, एक बिंदु से आगे जाकर फैल जाएगी, उस किरण पुंज को बोलेंगे, उस किरण पुंज को बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे उसको, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। और तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर गुजरती है, एक दूसरे के समांतर गुजरती है, तो इस किरण पुंज को बोलेंगे समांतर किरण पुंज। क्या बोलेंगे उसको, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। तो हम लोग समझ गए कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है, कि वह वे किरण पुंज जो किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। और वह ऐसी किरण पुंज जो एक बिंदु से आगे जाकर फैल जाती है, उस किरण पुंज को बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। और समांतर किरण पुंज क्या होता है, कि जब सभी किरणें एक दूसरे के समांतर गुजरती है, तो उस किरण पुंज को बोलेंगे समांतर किरण पुंज। अब देखते हैं, अभिसारी किरण पुंज का समझा चुके थे, तो उसका परिभाषा होगा कि वे वैसी किरण पुंज, वैसी किरण पुंज जिसमें सभी किरणें
एक दूसरे के एक बिंदु पर आकर मिलती है उस किरणपुंज को बोलेंगे अभिसारी किरणपुंज। क्या बोल रहा है, अभी मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, सभी किरणें यहाँ पे क्या रहा है, आके मिल रही है, इस किरणपुंज को क्या बोलेंगे, अभिसारी किरणपुंज। क्या बोलेंगे इसको, अभिसारी किरणपुंज। अब होता है अपसारी किरणपुंज, वैसी किरणपुंज जिसमें जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से फैलती चली जाती है, उस किरणपुंज को बोलेंगे, उस किरणपुंज को अभिसारी किरणपुंज, उस किरणपुंज अभिसारी किरणपुंज कहा जाता है। इसको बोलेंगे अब अभिसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज। और इसको बोलेंगे अपसारी किरणपुंज। इसको क्या बोलेंगे, अपसारी किरणपुंज। यहाँ क्या आ रहा है कि एक सभी किरणें एक बिंदु से आगे जाकर फैलती चली जा रही है, इसको बोलेंगे अपसारी किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज। अब देखो उसके बाद है समांतर किरणपुंज। तो समांतर किरणपुंज क्या होता है, तो वैसी किरणपुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समांतर गुजरती है, उस किरणपुंज को बोलेंगे समांतर किरणपुंज। क्या बोलेंगे उसको, समांतर किरणपुंज। तो वैसी किरणपुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समांतर, समांतर मतलब बीच की दूरी हमेशा बराबर रहता है, हमेशा क्या होता है, इसकी बीच की दूरी बराबर रहती है, इसे ही बोलते हैं समांतर। तो वैसी किरणपुंज जिसमें कि एक दूसरे के समांतर गुजरती चली जाती है, उस किरणपुंज को बोलेंगे समांतर किरणपुंज, समांतर किरणपुंज। अब हम लोग समझते हैं मिरर क्या होता है। मिरर के बारे में जानते हैं, तो पहले बताना है कि मिरर जो होता है क्या होता है। तो मिरर जो जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं गाड़ी में, ठीक ना, प्लस में दर्पण अपना चेहरा देखने के लिए उपयोग करते हैं, दाढ़ी बनाने में भी उपयोग करते हैं। तो इसमें कौन कौन सा ऐसा दर्पण है कि कौन सा है दर्पण की कौन कहाँ पर यूज करेंगे, तो इसके अलग अलग प्रकार भी है, अलग अलग इसका यूज भी है। तो हम लोग पहले जानते हैं दर्पण क्या होता है। तो दर्पण वैसी पदार्थ को बोलेंगे जो प्रकाश को क्या करता है, परावर्तन करता है। अगर मान लो प्रकाश आता है तो टकरा करके, अगर मान लो प्रकाश आया तो टकरा करके फिर उसी दिशा में भेज देता है। इसे कोई जिस सतह, जो सतह करेगा ऐसा, उसको हम बोलते हैं दर्पण। क्या बोलते हैं, दर्पण। प्रकाश को क्या करता है, परावर्तन करता है, उसे दर्पण कहा जाता है। अब देखो दर्पण, ये है दर्पण। दर्पण एक साइड से कलई कराता है और एक साइड से प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित कर देता है, प्रकाश को परावर्तित कर देता है। तो ये जो दर्पण है, इस दर्पण में इसको बोलेंगे परावर्तक सतह। इसको क्या बोलेंगे, इस साइड को बोलेंगे परावर्तक सतह, और इस साइड ये क्या रंगा हुआ है, कलई किया हुआ है, क्या क्या है, कलई, या इसको हम बोल सकते हैं पेंट किया हुआ है। और ये पेंट किया कौन चीज से, ये सिल्वर ब्रोमाइड से किया है, सिल्वर ब्रोमाइड से किया है, सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr से किया हुआ रहता है दर्पण। और इसको बोलते हैं परावर्तक सतह, परावर्तक सतह बोलते हैं इसको, परावर्तक सतह। अब देखो दर्पण, तो दर्पण क्या होता है कि वैसा सतह जो एक नियमित रूप से प्रकाश का क्या करता है, परावर्तन करता है, प्रकाश का परावर्तन करता है, उसे बोलते हैं दर्पण। क्या बोलते हैं उसे, दर्पण। दर्पण के दो प्रकार होते हैं। दर्पण कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होता है। दर्पण के दो प्रकार होता है। पहला होता है समतल दर्पण। क्या होता है, समतल दर्पण। और दूसरा होता है गोलीय दर्पण, पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण को भी दो भागों में बांटा गया है। गोलीय दर्पण कितने भागों में, दो भागों में। एक होता है अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। दूसरा कौन होता है, उत्तल दर्पण। तो हम लोग ये समझे इसमें कि दर्पण किसको कहेंगे, तो वैसा सतह जो प्रकाश की किरण को क्या करता है, परावर्तन निश्चित रूप से करता है, उसे बोलेंगे दर्पण। दर्पण का एक साइड को परावर्तक सतह बोलेंगे और इस साइड को बोलेंगे कलई या पेंट क्या रहता है। ये किससे क्या रहता है, सिल्वर ब्रोमाइड से क्या रहता है। और दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को भी दो भागों में बांटा गया है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और
उत्तल दर्पण है। और इसका विशेष रूप से हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग जानेंगे दर्पण क्या होता है, इसका परिभाषा लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, और इसका यूज अलग अलग करके हम लोग समझेंगे। अब देखते हैं दर्पण। दर्पण क्या होता है कि वैसा सतह जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करता है उसे दर्पण कहा जाता है, उसे दर्पण कहा जाता है। दर्पण में दो सतह होता है, दो सतह होते हैं, जिसमें सामने वाली सतह चमकीला होता है, सामने सतह चमकीला होता है और पीछे कलई किया रहता है, कलई या पेंट किया हुआ रहता है। और कलई किससे किया रहता है, सिल्वर ब्रोमाइड से, यानी AgBr से। अब देखो दर्पण के प्रकार, तो दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण के प्रकार, तो दर्पण कितने प्रकार होता है, दो प्रकार। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन, तो पहला होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण यानी इंग्लिश होता है प्लेन मिरर। और दूसरा होता है गोलीय दर्पण इंग्लिश होता है स्फेरिकल मिरर। और गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। समतल दर्पण प्रकार नहीं होता, लेकिन गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है अवतल दर्पण इंग्लिश होता है इसका गोलीय अवतल दर्पण। दूसरा होता है इसका उत्तल दर्पण। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब लोग समझेंगे समतल दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण क्या होता है। पूछे दर्पण कितना होता है, दो प्रकार का। कौन कौन, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब हम समझते हैं समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण देखते हैं क्या होता है। तो समतल दर्पण इसको बोलेंगे, इसमें सतह कितना है, दो सतह है। तो ये जो आगे वाली सतह को बोलेंगे, आगे वाली सतह कैसा है, इसमें देखो सीधा दर्पण है। कैसा, ये सीधा है। और कैसा, ये समतल है, सीधा और समतल है। तो हम बोलेंगे तो समतल दर्पण क्या होता है कि वैसा दर्पण जो या जिसका परावर्तक सतह सीधा एवं समतल होता है उसे बोलेंगे समतल दर्पण। क्या बोलेंगे उसको, समतल दर्पण। लिखना है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह सीधा एवं समतल होता है, समतल रहता है, उसे समतल दर्पण कहा जाता है। उसे समतल दर्पण कहा जाता है, समतल दर्पण कहा जाता है। तो समतल दर्पण क्या होता है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह सीधा तथा एवं समतल रहता है उसे समतल दर्पण कहा जाता है। इस कौन सा दर्पण है, ये समतल दर्पण है। कौन सा, ये समतल दर्पण है। अब इसको कौन सा बोलेंगे, समतल दर्पण। इसमें क्या है, समतल दर्पण, इसमें देखो एक साइड क्या है, कलाई क्या है, और जो जिस साइड प्रकाश को रखते हैं या वस्तु को रखते हैं, हमेशा दर्पण के आगे जो है, यानी हम बोल सकते हैं कि दायां साइड क्या कलई क्या आता है। दर्पण में हमेशा किस साइड करेंगे, कलई या पेंट करेंगे। कलई या पेंट जो करेंगे तो हम किस दर्पण में करेंगे, तो दर्पण में हमेशा कलई या पेंट करेंगे। तो
दायां साइड करेंगे। किस साइड? दायां साइड करेंगे। और वस्तु कहाँ रखेंगे? वस्तु को कहाँ रखेंगे? तो वस्तु को हमेशा बायां साइड में रखेंगे। वस्तु कहाँ रखेंगे? वस्तु को रखेंगे। वस्तु को रखेंगे हमेशा कहाँ रखेंगे? तो हम रखेंगे हमेशा बायां साइड में। किस साइड में? बायां साइड में वस्तु को रखेंगे हमेशा बायां साइड में। तो हम ये समझे कि समदर्पण क्या होता है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो होता है सीधा एवं समतल रहता है उसे समदर्पण कहते हैं। हमेशा दर्पण में जो है वस्तु को आगे मतलब या बाएं साइड में रखना है और पेंट जो करेंगे हमेशा दाएं साइड में करेंगे। अब देखो समतल दर्पण में समझते हैं इसकी कुछ विशेषताएं हैं। समतल दर्पण हमेशा जो है समदर्पण हमेशा ये बनाता है काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। अगर मान लो यहाँ पे वस्तु रखते हैं तो ये इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब हमेशा पीछे बनता है। कहाँ बनता है? पीछे बनता है। तो ये अगर कोई पीछे बनता है उस वस्तु को आगे ना बनकर पीछे बनेगा तो उसको बोलेंगे काल्पनिक। क्या बोलेंगे उसको? काल्पनिक रेखा बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? तो ये हमेशा समतल दर्पण जो है हमेशा कैसी प्रतिबिंब बनाता है? काल्पनिक या आभासी बोल सकते हैं। तो हमेशा काल्पनिक या हम बोल सकते हैं आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और ये हमेशा इसकी ऊंचाई अगर 2 मीटर है तो प्रतिबिंब कितना मीटर बनाएगा? 2 मीटर ही बनाएगा। तो हम बोलेंगे कि यह प्रतिबिंब हमेशा समान बनाता है। प्रतिबिंब हमेशा समान बनाता है। समान बनाता है। अगर हम समदर्पण में आगे में रखा हुआ है, इसके आगे अगर दौड़ लगाएंगे तो हमको अगर कोई वस्तु अगर मान लो गाड़ी चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा है, तो स्पीड कितना दिखाई देगा? तो स्पीड इसका हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार हो जाएगा। तो स्पीड क्या होता है? दोगुना हो जाता है। अगर कोई वस्तु v वेग से अगर इसके आगे चल रहा है, v वेग से अगर स्पीड चल रहा है तो उसका प्रति कितना वेग से होगा? तो 2 वेग से हो जाएगा। कितना से? 2 वेग से दिखाई देगा। तो लिखेंगे यदि वस्तु v वेग से दर्पण के आगे गुजरती है तो वस्तु का प्रतिबिंब 2 वेग दिखाई देगा या प्रतीत होगा। 2 वेग से दिखाई प्रतीत होगा। 2 वेग से प्रतीत दिखाई देगा। अगर वस्तु की प्रतिबिंब कोई वस्तु प्रतिबिंब अगर 2 मीटर दर्पण से 2 मीटर दूर रखा हुआ है, इसका प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा? तो 2 मीटर ही दूर ही बनेगा। मतलब समान दूरी बनेगा। समान दूरी पर इसका प्रतिबिंब समान दूरी पर बनता है। समान दूरी पर बनता है। तो हम लोग समझ गए आज समदर्पण क्या होता है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह सीधा एवं समतल रहता है उसे समदर्पण कहा जाता है। समदर्पण में समदर्पण क्या होता है? समदर्पण हमेशा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यह प्रतिबिंब हमेशा समान बनाता है। वैसा बनाता है, समान प्रतिबिंब बनाता है। यदि समदर्पण के आगे कोई वस्तु v वेग से चल रही है तो उसको प्रतिबिंब कितना स्पीड दिखाई देगा? 2 वेग से दिखाई देगा।
इसका प्रतिबिंब हमेशा समान दूरी पर बनता है, हमेशा समान दूरी पर बनता है। और इसकी आकार कितना कैसा होता है, इसका आकार भी प्रतिबिंब हमेशा समान बनाता है, यानी आकार इसका क्या होता है, समान रहता है। अब हम लोग समझते हैं दर्पण समदर्पण के उपयोग। लिखेंगे समतल दर्पण के उपयोग। तो समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। एक चीज हम लोग भूल गए, उसमें लिखना कि अगर दो समतल दर्पण है, इसके वस्तु का कोई वस्तु, अगर मान लो कोई व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे और इस खड़ा है यहाँ पे, इसका प्रतिबिंब जो बनेगा तो ये प्रतिबिंब जो बनेगा ये कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसका। तो प्रतिबिंब इसका अगर यहाँ बनता है तो यहाँ से फिर यहाँ बनेगा, यहाँ से यहाँ बनेगा, तो दोनों दर्पण के बीच इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, अनंत बनेगा। कैसा बनेगा, कितना, अनंत बनेगा। अगर दो समतल दर्पण के बीच वस्तु को रखा जाए तो इसके दोनों दर्पण के बीच प्रतिबिंब कितना बनेगा, अनंत बनेगा। इसीलिए देखा हुआ कि सजावट में दुकान और में सजावट के लिए क्या करता है कि दोनों साइड का दर्पण लगा देता है, समदर्पण इसलिए लगाया जाता है क्योंकि एक ही वस्तु का बार बार प्रतिबिंब देखने से अच्छा दिखाई देता है। तो हम लोग पहले जानेंगे कि इसका उपयोग होता है, तो हम लोग कहाँ करते हैं, सजावट के लिए। सबसे पहले समतल दर्पण उपयोग कहाँ करते हैं, सजावट के लिए, दुकान और में सजावट के रूप में, सजावट के लिए। दूसरा हम लोग प्रयोग करते हैं अपना चेहरा देखने के लिए, घर में करते हैं, घर में चेहरा देखने के लिए, चेहरा देखने के लिए। और तीसरा हम लोग प्रयोग करते हैं पनडुब्बी में, ठीक ना, पनडुब्बी में उपयोग करते, पनडुब्बी जहाज में, पनडुब्बी जहाज में उपयोग करते हैं, अगर मान लो ये नदी और बराबर नदी में हम लोग उपयोग करते हैं पनडुब्बी में, ठीक ना। अगर ये नदी है मेरे पास, मान लेते हैं ये नदी, बड़ा सा नदी है और पनडुब्बी रहता है तो पानी के अंदर रहता है। तो कोई व्यक्ति अगर मान लो यहाँ पे आ रहा है, मान ले आतंकवाद आ रहा है, तो इस व्यक्ति को पता लगाना है कि कौन आ रहा है, ठीक ना, आतंकवाद है कि हम लोग का कोई दोस्त है, ठीक ना। तो ये इसका प्रतिबिंब बनता कैसे है, देखो इसका, तो ये ऐसे करके लगा हुआ रहता है और इसका कनेक्शन अंदर से लगा हुआ रहता है। ये नदी है पूरा सा, ये नदी है पूरा, ये नदी है और इसका कनेक्शन जो है ये नदी में किया हुआ रहता है। कहाँ किया रहता है, नदी में। और हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक, और यहाँ पे हम लोग अंदर में बैठे हुए हैं, और यहाँ से हम लोग पता लगा रहे हैं कि कौन आ रहा है ये। इस अगर ये व्यक्ति का प्रतिबिंब डायरेक्ट यहाँ पे, और ये दर्पण कहाँ लगा रहा है, समदर्पण यहाँ लगा रहा है, अंदर में लगा रहता है, और यहाँ से इस वस्तु के दर्पण प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये दर्पण बनेगा डायरेक्ट यहाँ पे आके फोकस, और ये क्या करेगा, ये ट्रांसफर यहाँ पर भी एक दर्पण लगा रहता है, 45 डिग्री के एंगल पे लगा रहता है, 45 डिग्री के। पूछेगा कि समतल दर्पण का उपयोग पनडुब्बी में करते हैं तो कितना एंगल पे करते हैं, तो 45 के एंगल पे करते हैं, और यहाँ पर 45 का एंगल रहता है। और इसका प्रतिबिंब, इस व्यक्ति का प्रतिबिंब डायरेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ पे बढ़ता है, और इसका प्रतिबिंब डायरेक्ट यहाँ से ट्रांसफर कर देता है, और यहाँ से फिर यहाँ पे आ जाता है इसके पे। तो ये दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो सजावट के रूप में करते हैं, घरों में करते हैं, और पनडुब्बी में करते हैं समतल दर्पण का उपयोग। अब लोग समझते हैं दर्पण में, हम लोग दर्पण पढ़ चुके। दर्पण की दो प्रकार होता है, कौन कौन, समदर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण हम लोग पढ़े, समदर्पण क्या होता है कि वैसा पदार्थ सतह जिसका सतह जो है एक नियमित रूप से समतल एवं समान रहता है, सीधा एवं समतल रहता है। और उसके बाद समझते समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, और उसका गुण भी पढ़े कि उसका हमेशा क्या सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और ये हमेशा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है हम लोग समझते हैं, पहले गोलीय दर्पण लिखते हैं, गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण स्फेरिकल
मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है उसे बोलेंगे गोलीय दर्पण। क्या बोलेंगे उसको? गोलीय दर्पण। जिसके मान लीजिए ऐसे रहता है, ये रहता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। तो लिखेंगे वैसा दर्पण, वैसा दर्पण, दर्पण जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह गोलीय रहता है, गोलीय रहता है, रहता है, उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है, कहा जाता है। गोलीय दर्पण के प्रकार दो होते हैं। कितना होता है? दो होते हैं। देखना है कि गोलीय दर्पण के प्रकार दो होते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार। तो लिखना है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के प्रकार। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है, पहला होता है उत्तल दर्पण, या बोल सकते अवतल दर्पण। पहला होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? देखो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण इसको बोलेंगे, ये कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह क्या आता है? धंसा हुआ रहता है, उसे बोलेंगे अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे उसके? अवतल दर्पण बोलेंगे। ये कौन दर्पण है? तो ये है धंसा हुआ भाग, या धंसा हुआ, धंसा हुआ, धंसा हुआ सतह। और ये क्या, ये कौन सा है? कलई किया हुआ सतह, कलई किया हुआ, किया हुआ सतह। तो अवतल दर्पण क्या होता है कि बोलेंगे वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसे बोलेंगे अवतल दर्पण। क्या बोले उसे? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो लिखना कि वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका, जिसका परावर्तक, परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, धंसा, धंसा हुआ रहता है, धंसा हुआ रहता है, रहता है, उसे अवतल दर्पण कहा जाता है, उसे अवतल दर्पण कहा जाता है, उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। अब हम लोग समझते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण देखो फिगर समझ लेते हैं इसका, उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण ऐसे होता है। इसका परावर्तक सतह क्या होता है कि उभरा हुआ रहता है। ये है परावर्तक सतह। क्या होता है? उभरा हुआ भाग, उभरा हुआ भाग, उभरा हुआ भाग। और ये इस साइड का बोलेंगे कलई किया हुआ भाग, कलई किया हुआ भाग। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है उसे बोलेंगे उत्तल दर्पण। अब हम समझते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो वैसा दर्पण जिसका
परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, उसे बोलेंगे उत्तल दर्पण। कौन दर्पण बोलेंगे? उत्तल दर्पण। ये है उभरा हुआ भाग। तो वैसा दर्पण लिखेंगे, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, उभरा या हम बोल सकते हैं उठा हुआ रहता है, उठा हुआ रहता है, उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण कहा जाता है। इसका क्या होता है? आगे वाला भाग उभरा हुआ रहता है। ये है कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। और इसका आगे वाला भाग, इसको बोलेंगे परावर्तक सतह। परावर्तक सतह। और ये भाग है कलई किया हुआ, कलई या पेंट किया हुआ। हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। पहला उपयोग होता है इसका छोटे चीज को बड़ा दिखाई देने में। यानी डॉक्टर उपयोग करते हैं नाक, कान, आंख को देखने में, ये इसका उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। और हम लोग उपयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में। किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सर्च लाइट में, सौर कुकर में, इस समय किसका उपयोग करता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। लिखना है कि हेडलाइट में भी किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। लिखना पहला कि गाड़ी के हेडलाइट में, हेडलाइट में किसका उपयोग करते हैं? हेडलाइट में समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूसरा इसका उपयोग करते हैं दाढ़ी या हजामती करने में। दाढ़ी या इसी को बोलते हैं हजामती में उपयोग करते हैं। तीसरा हम लोग उपयोग करते हैं इसका छोटी चीज को बड़ा दिखाई देखने में। नहीं, डॉक्टरों के द्वारा नाक, कान, आंख को देखने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तीसरा हम लोग उपयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं सर्च लाइट में इसका उपयोग करते हैं। सर्च लाइट में। और चौथा इसका उपयोग करते हैं, सौर कुकर या इसी को बोल सकते हैं सौर भट्ठी में इसका उपयोग करते हैं। सौर भट्ठी में। तो हम लोग समझ गए कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या करते हैं? गाड़ी के हेडलाइट में, दाढ़ी या हजामती में, डॉक्टरों के द्वारा नाक, कान, आंख को देखने में, और सर्च लाइट में, नहीं कुछ सामान खोजने के लिए उसका उपयोग उसमें करते हैं। सौर कुकर में और सौर भट्ठी में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। अब लोग समझते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो पहला हम लोग इसका उपयोग करते हैं गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, पीछे की वस्तु को देखने के लिए। तो पहला प्रयोग करते हैं इसका गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में। गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में, मिरर में उपयोग करते हैं। दूसरा इसका उपयोग करते हैं खंभा में, रोड साइड में। तीसरा इसका उपयोग करते हैं स्ट्रीट लाइट में इसका उपयोग करते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? गाड़ियों के साइड मिरर में, खंभा में और स्ट्रीट लाइट में इसका प्रयोग करते हैं।